हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम लोग शिक्षण अभिक्षमता, शिक्षण अभियोग्यता या फिर इसी को हम लोग कहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, इसके 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और क्लास को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर से देखिएगा। लास्ट में क्वेश्चंस भी आपको होमवर्क के लिए दिए जाएंगे, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो के नीचे, यानी कि जो कमेंट सेक्शन होगा वहाँ पर आपको कमेंट करना है। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसमें पीडीएफ दे दिया जाएगा। और जितना हो सके उतना आप लोग रिवीजन पर फोकस कीजिए, क्योंकि जितना भी रिवीजन करके जाएंगे उतना ही आपको हेल्प मिलने वाली है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर प्रैक्टिस पर आप लोग फोकस कीजिए, वो भी टीचिंग एप्टीट्यूड स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करके ही जाना है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। जब आप लोग क्वेश्चन भी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है और क्या नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर बोला गया है कि जो सीखने का जो लक्षण है ना, उसके रूप में नहीं माना जा सकता है। इनमें से कौन सा पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या लर्निंग, सीखने पर। ऑप्शंस है कि सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, और सीखना एक ऐसी चीज़ है जो अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है, या फिर अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर इसका कौन सा लक्षण नहीं है बोला है, तो व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ये वाला यहाँ पर अलग दिया हुआ है और इसका लक्षण नहीं है। देखिए, अब व्यवहार, अध्ययन, सीखना, ये सब का रिलेशन मैं आपको बताती हूँ कि चेंजेस इन बिहेवियर, क्या चेंजेस इन बिहेवियर, हम लोग का बिहेवियर में क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंजेस हो रहा है। तो चेंजेस कैसे हो रहा है, थ्रू लर्निंग। लर्निंग के द्वारा हम लोग अधिगम से क्या करते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। तो इस तरह से इसका रिलेशन होता है, इसको आप याद करेंगे। जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है, तो लर्निंग के कारण, अधिगम के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों को आत्मनियमन डेज की ओर संकेत करता है, यानी कि सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर इंडिकेट्स किस ओर करता है। तो अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, या फिर विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय करना, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम, या फिर स्व अनुशासन और नियंत्रण। इसका क्या आंसर होगा। जो सेल्फ रेगुलेशन है स्टूडेंट का, लर्नर का, वो किस ओर इंडिकेट करता है, तो अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देयर एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ऑन लर्निंग, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बाल संसद का निर्माण एवं संचालन से बालकों में किस प्रकार के गुण विकसित होती है। यहाँ पर क्या बोला है कि हाउ विल द क्रिएशन एंड ऑपरेशन ऑफ चिल्ड्रेंस पार्लियामेंट अफेक्ट द चिल्ड्रेन, यानी कि जो बाल संसद का अगर आप निर्माण करेंगे और संचालन करेंगे, क्रिएशन एंड ऑपरेशन, इससे बालक जो चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड्स में किस प्रकार का गुण, यानी कि जो कैरेक्टर है वो डेवलप होता है। इससे उनके मनोबल में वृद्धि होती है, या फिर भविष्य में नेताओं का निर्माण होता है, बालकों की सामाजिक उन्नति होती है, और शिक्षार्थियों को लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। तो इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा लग रहा है, ऑप्शन डी। और सबसे ज़्यादा जो सुइटेबल लगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग, और उसी को आंसर आपको करना होगा। तो शिक्षार्थियों को लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रशिक्षण प्राप्त होता है इससे, ये अगर एक्टिविटी हम करेंगे तो। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द। बाल मनोविज्ञान यानी इसे कहा जाता है चाइल्ड साइकोलॉजी। इसके जगह पर यहाँ पर कौन सा शब्द को यूज़ करेंगे हम लोग, शिक्षा शास्त्र, बाल विकास, बाल प्रकृति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चाइल्ड साइकोलॉजी के स्थान पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं दूसरा नाम, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट कहा जाएगा। बाल मनोविज्ञान के जगह पर बाल विकास का शब्द हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सीखना विकास की प्रक्रिया है, किसका कथन है। ये भी कई बार रिपीट हुआ है, और
जितनी भी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस हुई है, जो न्यू सीरीज अभी स्टार्ट हुआ है, प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, या फिर टेलीग्राम से आप जुड़ेंगे टेलीग्राम चैनल से तो वहाँ भी लिंक आपको दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट है कि जो सीखना है, लर्निंग जो है, ये किसकी प्रक्रिया है? विकास की प्रक्रिया है। किसका कथन है? राइट आंसर होगा ये पियाजे का कथन है। और पियाजे नहीं, ये वही पियाजे है जीन पियाजे के नाम से जानते हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, 4 बताया है, कई बार रिपीट हो रहा है और मैं आपको हर बार वो 4 स्टेज आपको बताती हूँ, तो अभी भी आप लोग सुनिए ताकि वो याद रहेगा। पहला स्टेज जो है ना, इन्होंने 0 से 2 साल को कहा है, इसको कहा है सेंसरी मोटर ऑर्गन कहा है। नेक्स्ट है, तो ये था पहला स्टेज। सेकंड स्टेज जो है ये 2 से यहाँ पर 7 साल को कहा है, इसको इन्होंने कहा है प्री ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद 7 से 11 साल की जो स्टेज है, अवस्था है, उसको इन्होंने कहा है कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और 11 से ऊपर वाला स्टेज को इन्होंने क्या कहा है कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इस तरह से इन्होंने 4 भाग में बांटा है। तो इन्हीं का कथन है कि सीखना विकास की क्या है? प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य रूप से प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि IQ होती है। तो यहाँ पर जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उनकी टैलेंटेड चाइल्ड जो होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होनी चाहिए? जो IQ इंटेलिजेंट क्वोशेंट है, ये कितनी होनी चाहिए? तो ये 120 से लेकर के 130 के बीच होना चाहिए। और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, वो 90 से लेकर के 100 या फिर 110 तक उनका IQ होता है। नेक्स्ट है, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सूचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी? जो यहाँ पर बैकवर्ड चिल्ड्रेन है, पिछड़े बालक जो हैं, उनकी पहचान के लिए इनमें से कौन सी सूचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बुद्धि लब्धि, मानसिक आयु, शैक्षिक लब्धि या फिर ABCD तीनों ही। आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है शैक्षिक लब्धि, यानी कि एजुकेशनल अचीवमेंट उसकी। नेक्स्ट है, शेषावस्था की अवधि मानी गई है। जो इन्फेंसी होता है ना, इसका कितना से कितना एज तक माना गया है? इन्फेंसी यहाँ पर 0 से 5 है, उसके बाद 6 से 14 है, फिर 5 से 12 है, उसके बाद जन्म से 6 माह तक। महीने में तो नहीं होगा, लेकिन आंसर आपको बताना है। ये शेषावस्था जो है ना, ये अगर इन जनरल हम देखें तो 0 से 5 साल शेषावस्था को माना गया है। और देखो, इन्फेंसी को माना गया है 0 से 5, अगर वैसे हम देखें इन जनरल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और चाइल्डहुड को यहाँ 5 या फिर 6 से लेकर के 11-12 साल, उसके बाद जो अडल्टहुड नहीं, उससे पहले एडोलसेंस आएगा, उसे माना गया है यहाँ पर 12 से 18 के बीच में स्टेज को, मतलब उम्र को। और अडल्टहुड जो है ये 18+ को माना गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो विकास के चरण है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है उसको। और इसमें क्या हो सकता है, कुछ बताना था? हाँ, तो ये जो शेषावस्था वाला स्टेज है ना, इसमें ग्रोथ उनकी बहुत फास्ट होती है और सेंस से वो सीखता है, ज़्यादातर सेंस का वो यूज़ करता है। 0 से ये हो गया। फिर मोटर एक्शन होती है, गति क्रिया जो है वो करके सीखता है। इसमें लर्निंग बाय डूइंग, इसमें बहुत ज़्यादा उसमें काम आती है। और ये जो है ना, आप इसको कुछ भी चीज़ जब सिखाते हैं तो देख करके सीखना ज़्यादा पसंद करता है। जैसे कि A को कम ध्यान देता है, लेकिन यहाँ पर एप्पल को ज़्यादा ध्यान देता है। तो इस तरह से ये बच्चा सीखता है। A फॉर एप्पल, इस तरह से वो सीखता है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार बालक में संज्ञानात्मक विकास, जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसके चरण के अंतर्गत संवेदी गत्यात्मक अवस्था काल क्या है? तो इंग्लिश वालों को डरना नहीं है, जो एग्ज़ाम में पेपर आएगा वो बाइलिंगुअल आएगा और उसमें आपकी बहुत हद तक हेल्प हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि हिंदी वालों को दिक्कत नहीं होता है, उनको भी होता है, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। जैसे इसी को आप लोग देख लीजिए, संवेदी गत्यात्मक अवस्था। जब मैं आपको 4 स्टेज बता रही थी जीन पियाजे का, तब मैं इंग्लिश में बताई थी। तो आप लोग भी ना मतलब कोशिश करना कि इंग्लिश में ही चीज़ों को थोड़ा सा समझने की और याद रखने की।
संवेदी गत्यात्मक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर, यहाँ पर गत्यात्मक का मोटर अवस्था स्टेज हो जाएगा। सेंसरी यानी कि जो सेंस से बच्चा काम करता है, तो ये कितना एज होना चाहिए, तो ये 0 से 2 वर्ष होना चाहिए। और जीन पियाजे जो है ना, इन्होंने शेषावस्था को 0 से 2 साल ही माना है। उसके बाद यानी कि 3 से लेकर के ये 6 साल को इन्होंने अर्ली चाइल्डहुड में बांटा है, यानी कि हाँ, अर्ली चाइल्डहुड जिसको हम लोग कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था, और लेटर चाइल्डहुड, इस तरह से चाइल्डहुड को 2 भागों में बांटा गया है। तो जैसे ऑप्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। नेक्स्ट है, कक्षा में शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी होती है। व्याख्यान विधि में आप अगर वहाँ पर लेक्चर दे रहे हैं तो क्या उससे जो लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी पार्टिसिपेंट यहाँ पर एक्टिव होगी, या फिर प्रश्नोत्तर विधि से, क्वेश्चनर मेथड से, छात्र केंद्रित उपागम में, या यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हो जाएगा छात्र केंद्रित उपागम। देखिए, क्वेश्चन आंसर मेथड में भी बच्चे जो है ना एक्टिव होते हैं, लेकिन वो छात्र केंद्रित होगा तो ऑटोमेटिक ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन ब्रॉड है और ये एक ही स्पेसिफिक चीज़ को बता रहा है, लेकिन छात्र केंद्रित जो कि चाइल्ड सेंटर्ड यहाँ पर अप्रोच अपनाएगा तो इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। और अभी का जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड ही चल रहा है, और बच्चों को केंद्र में रख करके हमें उन्हें शिक्षा देनी है, उन्हें एजुकेट करना है। नेक्स्ट है, बच्चों की शिक्षा आरंभ होती है। बच्चों की शिक्षा आरंभ कहाँ से होती है? माता पिता यानी कि पेरेंट्स से, बुक से, टीचर से, या फिर यहाँ पर धर्म ग्रंथों से, होली बुक से होती है। कहाँ से ये स्टार्ट होती है? तो बच्चा जैसा जन्म ले लेता है वहाँ से वो सीखना शुरू कर देता है, और वो भी शिक्षा ही है। शिक्षा 2 भागों में है, एक तो फॉर्मल हो जाएगा, इनफॉर्मल, और एक नॉन फॉर्मल भी है। तो माता पिता, आस पड़ोस से जो भी चीज़ें हम सीखते हैं वो कैसी शिक्षा है? तो वो इनफॉर्मल शिक्षा है। बच्चा घर में कुछ भी सीखता है वो इनफॉर्मल वे में सीखता है, लेकिन वो भी क्या है? शिक्षा है। तो यहाँ माता पिता से उनकी सीखने की यानी कि शिक्षा जो है बच्चों में वो आरंभ हो जाती है। नेक्स्ट है, बच्चों को सर्वप्रथम शिक्षा देनी चाहिए। सबसे पहले कौन सी शिक्षा देनी चाहिए? भाषा का, व्याकरण का, गणित का, या फिर पर्यावरण का? तो सबसे पहले भाषा का उन्हें ज्ञान देना चाहिए। जैसे कि अभी हर एक, आप अगर कमीशन पढ़ेंगे तो हर एक में बोला जा रहा है कि मातृभाषा में शिक्षा दो बच्चों को। NEP 2020 भी इसी पर बात बोल रहा है कि बच्चा को मातृभाषा में यहाँ पर एजुकेशन दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? मातृभाषा ये भी तो भाषा है, इसीलिए भाषा का सबसे पहले यहाँ पर शिक्षा दी जानी चाहिए बच्चों को, तभी तो वो आगे किसी भी चीज़ को समझेगा ना, कोई एक भाषा को जानेगा तो। इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है, यदि आपके पढ़ाने के उपरांत भी छात्र किसी विषय वस्तु को समझने में असमर्थ है, यानी कि अनएबल टू अंडरस्टैंड है, कोई भी आप विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं, ऐसे में तो आप क्या करेंगे? यानी कि व्हाट विल यू डू इफ़ स्टूडेंट्स आर अनएबल टू अंडरस्टैंड अ सब्जेक्ट मैटर इवन आफ्टर यू टीच। आप इसको पढ़ा रहे हैं फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पुनः समझाने के सभी प्रयास को त्याग देंगे। ऐसा नहीं करना है, बच्चा नहीं समझ रहा है उसको देख करके आंसर करना है। आप पुनः नए ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे, और आप सोचेंगे बार बार पुनरावृत्ति करना केवल समय की बर्बादी है, और आप छात्रों के साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखेंगे। तो यहाँ पर आप क्या आंसर करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा, बच्चा अगर एक बार में नहीं समझ पाया है तो आपका जो पढ़ाने का तरीका है या फिर समझाने का तरीका है उसको थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, उसमें बदलाव लाएंगे, फिर कोशिश करेंगे नए ढंग से आप समझाने की प्रयास करेंगे। वहाँ पर विल यू ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन इन अ न्यू वे, विल यू नहीं होगा, यू विल होगा। यू विल ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन इन अ न्यू वे, आप नए ढंग से समझाने की प्रयास करेंगे। और एक टीचर को फ्लेक्सिबल होना भी चाहिए। बच्चा अगर एक तरीका से नहीं समझ पाया तो दूसरा अप्रोच को आपको यहाँ पर अपनाना होगा। नेक्स्ट है, एक श्रेष्ठ शिक्षक के किस गुण में निहित माना जाता है? विच क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचिंग टीचर इज़ कंसिडर्ड टू बी इनहेरेंट इन हिम, यानी कि
श्रेष्ठ शिक्षण जो है शिक्षक के लिए किस गुण में निहित माना जाता है? शिक्षक की योग्यता, संयमशीलता, मौखिक अभिव्यक्ति या यहाँ पर व्यावसायिक निष्ठा एवं प्रेम। तो यहाँ क्या बोला है? अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? व्यावसायिक निष्ठा एवं प्रेम में होना चाहिए। इन प्रोफेशनल लॉयल्टी एंड लव होना चाहिए, तभी वो श्रेष्ठ शिक्षण जो हो रहा है वहाँ पर शिक्षक के अंदर ये चीज़ होना चाहिए, लॉयल्टी और क्या लव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए क्योंकि, यानी कि सभी टीचर्स को टाइम पर क्यों आना चाहिए? इससे क्या हो जाएगा टाइम पर आने से और टाइम पर नहीं आने से? तो विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे, आप टाइम पर होंगे। कोई प्रोग्राम है तो टीचर्स ही नहीं होंगे तो बच्चे कैसे सेलिब्रेट करेंगे उस प्रोग्राम को? इसीलिए टाइम पर आएंगे, तो जो भी प्रोग्राम है वो टाइम पर होगा और छात्रों में अच्छी आदत का विकास होगा और विद्यालय में अनुशासन कायम होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, उपरोक्त सभी बातों का विकास होगा। देखिए, आप टीचर हैं, है ना, आप बच्चों के क्या हैं? रोल मॉडल हैं। ये होगा यहाँ पर, रोल मॉडल हैं आप। आपको देख करके बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। वो आपको देख करके आप टाइम पर आएंगे तो बच्चों में भी डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा कि हम लोग का जो टीचर है वो समय पर आ रहा है और हम लोग नहीं आएंगे तो कुछ पनिशमेंट मिल सकता है। इस तरह से वो सोच सकते हैं। या आप ही लेट होंगे तो बच्चे तो यही सोचेंगे कि हमारा जो टीचर है वो लेट आ रहा है तो हम क्यों टाइम पर जाएं। तो इसी तरह से वो सोच सकता है। इसलिए आप में पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, अनुशासन। इसको देख करके बच्चे कायम रखेंगे और उसको देख करके उनमें, बच्चों में अच्छी आदत का विकास होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है और टाइम पर जाना है। हमारे भी कॉलेज में क्या होता है कि एक टीचर हैं जो टाइम पर नहीं आते हैं, उनको देखते रहते हैं, बोलते हैं कि जो टाइम पर नहीं आएगा उनको प्लांट लेकर के आना है, ये लेकर के आना है। तो इसके डर से सभी वहाँ पर क्या टाइम से जाते हैं और वो सर टाइम से भी आते हैं। तो इसीलिए एक टीचर में पंक्चुअलिटी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, अभिरुचि में निहित है। जो इंटरेस्ट है इसमें क्या निहित है? इंटरेस्ट लाइज इन आकर्षण, आत्म अभिव्यक्ति, आत्मसम्मान या फिर आत्मविश्वास। क्या होना चाहिए? क्या निहित है? तो इसमें आकर्षण है, अट्रैक्शन है। अभिरुचि का आशय है डेस किसी वस्तु अथवा व्यक्ति विशेष में। अभिरुचि का आशय क्या है? किसी वस्तु अथवा व्यक्ति विशेष को पसंद अथवा पसंद नहीं करना, यानी कि आप पसंद लाइक कर रहे हैं और लाइक नहीं भी कर रहे हैं, क्या ये अभिरुचि का आशय है? वह विश्वास अथवा अविश्वास करना, यानी कि ये जो यहाँ से इसको कनेक्ट करना है, जो व्यक्ति विशेष से सतर्क अथवा सतर्क नहीं रहना, व्यक्ति विशेष के प्रति सकारात्मक सोच अथवा नकारात्मक सोच को रखना। आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, अभिरुचि से आशय है कि किसी किसी वस्तु अथवा व्यक्ति विशेष को पसंद अथवा पसंद नहीं करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अभिरुचि है तो बार बार अभिरुचि आ रहा है, हर एक प्रैक्टिस सेशन में आ रहा है, तो इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो ये चयनात्मक है, सौंदर्यानुभूति प्रक्रिया है, सृजनात्मक प्रक्रिया है या फिर सामाजिक प्रक्रिया है? ये क्या है अभिरुचि? ये चयनात्मक पक्ष है, ऑप्शन फर्स्ट। अभिरुचियाँ सहायता करती है, जो इंटरेस्ट है ना, हेल्प इन, सहायता करती है, किस में करती है? इंटरेस्ट हेल्प्स इन। तो यहाँ पर लक्ष्य तक पहुँचाने में, टू रीच द गोल, सीखने में, लर्निंग में, इन लर्निंग, प्रयोजन सिद्ध करने में, जो कि इसको क्या बोलेंगे, प्रयोजन को, अचीविंग द पर्पस। और यहाँ पर उपरोक्त तीनों सही है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अभिरुचियाँ कैसी है? अभिरुचि तभी से हम लोग बोल रहे हैं, तो ये कैसी होती है? जन्मजात होती है, यानी कि इनट होती है, अर्जित एक्वायर्ड होती है, या फिर जन्मजात व अर्जित दोनों होती है? यहाँ पर इनट और सी होगा, SEQUIRD। इनट और एक्वायर्ड ये दोनों ही होती है। वो बाय बर्थ भी आप में कुछ ऐसी गुण होती हैं और बाद में आप एक्वायर्ड भी करते हैं एनवायरनमेंट से, तो ये अभिरुचि होती है, इंटरेस्ट होती है। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षक की भूमिका होती है, कैसी भूमिका होती है प्रोजेक्ट विधि में? एक मित्र जैसी, एक मार्गदर्शक जैसी, एक कार्य सहयोगी जैसी, या फिर उपरोक्त सभी? 51 का आंसर क्या होगा? प्रोजेक्ट विधि में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? मित्र जैसी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी,
उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि का सर्वश्रेष्ठ गुण क्या है? इसका बाल केंद्रित होना, इसके द्वारा वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण प्रदान करना, या फिर खेल खेल में बालकों को विज्ञान सिखाना, या प्रजातांत्रिक अनुशासन को लागू करना। तो ये एक ना टीचिंग मेथड है। प्रोजेक्ट विधि जो है, प्रोजेक्ट मेथड जो है, ये टीचिंग मेथड है। तो ये मतलब टीचिंग मेथड है, तो इसको किन्होंने प्रोपाउंड किया है, मतलब किसने खोजा है, इस विधि को किसने दिया है? प्रोपाउंडर का नाम यहाँ पर लिख लेना, WH किलपैट्रिक होगा। पूछा जाता है इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, WH किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि को दिया है। और ये ना प्रैक्टिकल लाइफ को ध्यान में रखते हुए बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, ऐसे कहते हैं। और ये इसका जो सेंटर्ड है, ये कैसा है? तो ये इसका बाल केंद्रित होना इस विधि में बताया गया है। और ये WH किलपैट्रिक जो है, ये जॉन डीवी, एक एजुकेशनिस्ट है, महान एजुकेशनिस्ट जॉन डीवी के ये क्या है? ये स्टूडेंट रहे हैं। कौन? WH किलपैट्रिक। और जॉन डीवी के बारे में और एक चीज़ जानना है, इन्होंने कहा है कि एजुकेशन ट्राइपोलर है, टीचर होगा यहाँ पर, स्टूडेंट होगा, और यहाँ सिलेबस इसकी जगह पर यहाँ समाज को भी रख दिया जाता है। तो इस तरह से इन्होंने कहा है, सिलेबस नहीं, यहाँ करिकुलम होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर की में ये वाला दिया हुआ है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत सर्च कीजिएगा कि क्या हो सकता है। लेकिन इस विधि का मकसद है, इस जो शिक्षा देना है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, इन्होंने कहा है। नेक्स्ट है, एक अध्यापक को अपने उस विद्यार्थी पर गर्व करना चाहिए। कौन से विद्यार्थी पर प्राउड फील करना चाहिए? एक टीचर को छात्रों के चरित्र निर्माण में सहायता कर रहा है, व्यापार में प्रचुर धन कमा रहा है, राजनीति में कामयाबी पा रहा है, या फिर फिल्मों में नाम कमा रहा है। तो क्या आंसर होगा? एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स पर प्राउड फील तभी होगा जब जो छात्र है, जो उसका स्टूडेंट है, छात्रों के चरित्र निर्माण में क्या कर रहा है? वो हेल्प कर रहा है, हेल्पिंग इन कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ ए स्टूडेंट। नेक्स्ट है, कुछ छात्र परीक्षा भवन में दादागिरी से अनुचित साधन प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? यानी कि जो एग्जामिनेशन हॉल है, वहाँ पर कुछ बच्चे डरा धमका के क्या करना चाहते हैं? कुछ अनुचित साधन, यानी कि जैसे मोबाइल हो गया या फिर चीटिंग वगैरह का वहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? समय की नज़ाकत को देखते हुए लचीला रुख अपनाएंगे, सिद्धांतों का समर्थन करते हुए नियमानुसार कार्य करेंगे, प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, या फिर साथियों से परामर्श करके कोई निर्णय लेंगे। तो यहाँ आपको करना है पॉजिटिव वाला ऑप्शन चूज करना है। तो सिद्धांतों का समर्थन करते हुए नियम के अनुसार क्या करेंगे? आप वहाँ पर काम करेंगे। विल वर्क एज पर रूल्स वाइल सपोर्टिंग द प्रिंसिपल्स, यानी सिद्धांत का समर्थन करते हुए। आपके विचार से कक्षा शिक्षण में छात्रों को अच्छी तरह पाठ्य वस्तु सिखाने के लिए अध्यापक में आवश्यक है। आपका ओपिनियन यहाँ पर बताना है। जो क्लासरूम टीचिंग हो रहा है, इसमें छात्रों को अच्छी तरह से पाठ्य वस्तु, सब्जेक्ट मैटर जो है आपका, उसको सिखाने के लिए एक टीचर में आवश्यक है। क्या आवश्यक होना चाहिए? आदर्शवादी वस्त्र, क्या वो अच्छा कपड़ा पहन करके आएगा? तो ये होगा। गतिशील व्यक्तित्व, डायनामिक पर्सनालिटी होना चाहिए। पर्याप्त आत्मविश्वास, सफिशिएंट यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस, और है प्रभावी अभिव्यक्ति। तो ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। इफ़ेक्टिव यहाँ पर एक्सप्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक टीचर में, और उनका संप्रेषण जो है, कम्युनिकेशन जो है, वो भी इजी होना चाहिए ताकि बच्चे जल्दी चीज़ों को सीख सके। विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता के परिणामों को लेकर हंगामा हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? डिबेट, यहाँ पर कंपटीशन चल रहा था, तो इसका रिजल्ट जब आया तो वहाँ पर कुछ हंगामा हो जाता है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप एक टीचर हैं, टीचर सोच करके भी आपको आंसर करना है। नहीं भी टीचर हैं तो एज ए टीचर मानो और सही आंसर को यहाँ पर करना है। भविष्य में चाहेंगे कि विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित नहीं की जाए, क्या आप इस तरह से करेंगे? और ऐसा करेंगे तो क्या ये गुड टीचर का क्वालिटी माना जाएगा? नहीं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। निर्णायकों के चयन में सभी विद्यालयों और संस्थाओं के प्रतिनिधित्व देंगे, और आलोचना की परवाह ना करते हुए अपना कार्य करेंगे। सोचेंगे कि जो हारता है वो ऐसा करता है।
तो ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आलोचना, जो क्रिटिसाइज वहाँ पर कर रहा है अलग बच्चे, जो हंगामा हो रहा है उसकी परवाह नहीं करेंगे आप और अपना कार्य को करेंगे, क्योंकि आप डिसीजन ले चुके हैं, अच्छा डिसीजन लिए हैं कि ये टीम जीता है, ए टीम जीता है और बी टीम वाला यहाँ पर हंगामा कर रहा है, तो आप कुछ नहीं बदलाव कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, व्यक्ति का कुसमायोजन प्रकट होता है, यानी कि जो पर्सन है 57 है ना, हाँ, इसमें माल एडजस्टमेंट बच्चा है, तो आप क्या करेंगे, माल एडजस्टमेंट ऑफ अ पर्सन इन, तो इस उसकी पहचान यहाँ पर करना है। झगड़ालू प्रवृत्तियों का होगा, पलायनवादी प्रवृत्ति का होगा, या फिर आक्रमणकारी के रूप में, उपयुक्त सभी में। तो जो माल एडजस्टमेंट पर्सन होता है ना, उसमें सारे गुण पाए जाते हैं, ऑप्शन डी राइट होगा। समायोजन, सोशलाइजेशन भी आपको पढ़ना है, सोशलाइजेशन हो तो सामाजिकरण होगा। समायोजन एडजस्टमेंट और माल एडजस्टमेंट भी पढ़ना है आपको। कल्पना की अधिकता के कारण दिवास्वप्न देखने वालों को क्या कहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन वो कर रहे हैं और डे ड्रीम देख रहे हैं, तो ये समायोजित व्यक्ति का लक्षण है। असमायोजित व्यक्ति का, बुद्धिमान व्यक्ति का, उपयुक्त सभी का। राइट आंसर होगा ये माल एडजस्टेड पर्सन जो है ना, इसका वो क्या है, लक्षण है, कैरेक्टर है। समायोजन परिणाम है, जो माल एडजस्टमेंट है ये रिजल्ट है किसका, कुंठा। कुंठा को क्या फ्रस्ट्रेशन कहेंगे, तनाव, स्ट्रेस, संघर्ष, या फिर उपरोक्त सभी का। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग कौन सा है, यानी कि जो स्ट्रेस है ना उसको कम करने के लिए डायरेक्ट वे यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट वे, हाँ, अप्रत्यक्ष ढंग। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट होगा, अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट होगा। कम करने का इनडायरेक्ट जो यहाँ पर वे है वो कौन सा है, उदात्तीकरण, जिसको सब्लिमेशन कहा गया है। नेक्स्ट है दूसरे लक्ष्यों पर प्रतिस्थापन, रुकावट को दूर करना, विश्लेषण और निर्णय। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एनालिसिस करेंगे यहाँ पर, उसके बाद डिसीजन को लेंगे। अगर इस तरह से हो रहा है तो और तनाव को भी आप कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है, संवेगात्मक अस्थिरता, प्रमुख कार्यों में असंतोष, अतिशयता का अभाव, या फिर आत्मविश्वास। क्या है यहाँ पर आंसर क्या होगा, क्या बोल रहा है कि मानसिक रूप से, मेंटली क्या है वो स्वस्थ व्यक्तित्व का लक्षण कौन सा नहीं है, तो संवेगात्मक अस्थिरता, इमोशनल इनस्टेबिलिटी इसका लक्षण हो जाएगा, मतलब लक्षण नहीं है, यानी कि आंसर होगा। मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिक विभिन्नता का अंश है, उपयुक्त परिभाषा दी है, किसने दी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में भी आपको पढ़ना है, और मैं आपको ये यहाँ पर बताऊंगी, आज तो नहीं, मैं एनालिसिस करूँगी, क्योंकि इससे पहले कितना बार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, तो 2019 में हुआ था, 2021 में हुआ नहीं, 22 में हुआ था, उसके बाद 2023 में। एनालिसिस करके बताऊँगी कि कौन से चैप्टर से या फिर कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए थे, इस तरह से भी आप तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो विभिन्नता दिखाई देती है वो क्या कहलाती है, यानी कि शारीरिक रूप से फिजिकली आप में क्या दिखाई दे रही है, उसमें कुछ डिफरेंसेस दिखाई दे रही है, तो वो बाहरी भिन्नता, आंतरिक भिन्नता, व्यक्तित्व, या फिर उपयुक्त सभी। ये बाहरी भिन्नता को क्या कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 है, यानी कि एक्सटर्नल वेरिएशन, इंटरनल वेरिएशन, पर्सनालिटी, या फिर उपरोक्त सभी। क्या कहेंगे, शारीरिक रूप से आप देख पा रहे हैं चीज़ को, तो ये बाहरी भिन्नता होगी, एक्सटर्नल वेरिएशन होगा। व्यक्तिक विभिन्नताओं के आधार पर पारखष्ट ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी है। पारखष्ट ने किस तरह का शिक्षा पद्धति, शिक्षा एजुकेशन सिस्टम को दिया है, तो ये डाल्टन प्लान दिया है। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है, तो ये व्यक्तिक विभिन्नता को दर्शाता है, इंडिविजुअल डिफरेंस को दर्शाता है। इंडिविजुअल डिफरेंस देखने में सेम हो सकते हैं, उनकी रुचि, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, सारी चीज़ें अलग अलग हो सकती है हर एक इंसान में, पर्सन में।
तो सीमा पाठ को जल्दी याद करिए, लीना कम याद करिए। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण ही हो रहा है। एक अध्यापक किसी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। आँखों के संपर्क के आकार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर या गृह कार्य के आधार पर। 66 का राइट क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन। एनसीईआरटी जोर देती है, किस पर जोर देती है एनसीईआरटी? सबसे पहले तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या होगा फुल फॉर्म। आंसर तो मैं बता दूंगी, फुल फॉर्म बताना है एनसीईआरटी का। बाल केंद्रित शिक्षा, अध्यापक केंद्रित शिक्षा, समाज केंद्रित शिक्षा, व्यक्ति केंद्रित शिक्षा। पहले जो है ना गुरुकुल सिस्टम प्रणाली, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था, उसमें ये टीचर सेंटर्ड हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर ध्यान दिया गया है, जोर दिया जा रहा है। अभी भी ये काम लगातार चल ही रहा है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार प्रभावी शिक्षक हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है? छात्र केंद्रित शिक्षण, दृश्य श्रव्य सामग्री, योग्य शिक्षक या उपयुक्त सभी। क्या यहाँ पर आवश्यक है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन यहाँ डी हो जाएगा। ये तीनों ही आवश्यक हैं। चाइल्ड सेंटर्ड भी आवश्यक है, ऑडियो विजुअल जो मटेरियल है उनको भी यूज़ करना है टीचिंग में, और क्वालिफाइड टीचर्स को भी यहाँ पर लाना है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण का सबसे उपयुक्त सिद्धांत क्या था? बाल केंद्रीयता का सिद्धांत, ये भी जरूरी है। लचीला पाठ्यक्रम, क्रियाशीलता का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। जो एनसीए 2005 था ना, ये पाठ्यक्रम निर्माण में सबसे उपयुक्त इन्होंने कहा है कि करिकुलम या सिलेबस फ्लेक्सिबल होने चाहिए, लचीला होना चाहिए, टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए, इसमें मॉडिफिएबल करते रहना चाहिए बच्चों के इंटरेस्ट के अनुसार। देखो करिकुलम या फिर जो सिलेबस है ना, ये बच्चों के अनुसार चेंज करना है, स्टूडेंट के इंटरेस्ट के बेस पर इसको चेंज करना है, ना कि शिक्षार्थी को हमें करिकुलम के लिए चेंज करना है। तो इसको याद रखेंगे, बच्चों को हम चेंज नहीं करेंगे, बच्चे जैसे हैं बच्चों को वैसे ही रहने देना है, उसको देखते हुए सेंटर्ड में रखते हुए बच्चे को हमें पढ़ाना है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रियाशीलता का सिद्धांत, हाँ ये भी होगा, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन भी होना होगा इंग्लिश में। नेक्स्ट है जब बच्चा सर्वप्रथम नक्शे से पढ़ता है तब नक्शा कैसा होना चाहिए? प्रोजेक्ट के ऊपर होना चाहिए, सतह पर पड़ा होना चाहिए, पेपर मशीन पर बना होना चाहिए, विश्व का होना चाहिए क्योंकि यह बड़ा होता है। जब वो नक्शे से पढ़ता है ना तो प्रोजेक्ट के ऊपर होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। यहाँ पर कंप्लीट होते हैं 40 क्वेश्चंस, और आपको अभी मैं कुछ क्वेश्चन ऑरली बताऊंगी जिसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो 5 से 6 क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है एनईपी 2020 में, एनईपी 2020 जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्या है? इससे पहले 10+2+3 स्ट्रक्चर था, अब स्ट्रक्चर क्या है? आगे यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन में आंसर बताना है। जो लर्निंग विदाउट बर्डन है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, कौन सी कमेटी का ये टाइटल है, उस कमेटी का नाम बताना है यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन है क्लासरूम में क्लासरूम है उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर और आश्रित चर कौन कौन से होते हैं? ये थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है ये मोटिवेशन कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको NCTE ये क्या है इसका फुल फॉर्म बताना है, और ये क्या है ये भी आपको बताना है। ओके, तो ये हो रहे होमवर्क वाले 5 क्वेश्चंस। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, और जितनी भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लासेस हुई है उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिएगा, बहुत सारे वहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी दिए होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह भी दिए होते हैं, तो उससे आप लोग वहाँ पर जुड़ सके, चीज़ों को समझ सके, देख सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और सेशन को शेयर कर देना एक बार अपने फ्रेंड्स में भी। और हाँ, और एक चीज़ आप लोग बताइएगा, क्या इसके अलावा हिंदी की भी प्रैक्टिस क्लास को किया जाए? हिंदी के 15 क्वेश्चंस होते हैं, और 15 में से मेरा पिछले बार 13 क्वेश्चंस करेक्ट हो गया था।
और 2 ही वहाँ पर गलत हो गया था, शायद मैं अटेम्प्ट नहीं की या फिर मेरा गलत हो गया था। तो आप लोग अगर बोलिएगा तो यहाँ पर हिंदी की क्लासेस भी क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग के कहने पर ये होगा, तो आप लोग देखिएगा, सोच लीजिएगा, आपको जैसा लगे आप लोग बता दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में।